भारत अगर आप लोगों की स्टोरी बन गई तो हम सब मिलकर अपनी स्टोरी बना लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, मालवा संवत was started by ग्रीक्स। मालवा संवत का प्रारंभ यूनानियों के द्वारा हुआ। मालवा संवत का प्रारंभ यूनानियों के द्वारा हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट, मालवा संवत का प्रारंभ यूनानियों के द्वारा किया गया। Second statement, Nag ruler Bharsiv performed Nag शासक Bharsiv performed 10 अश्वमेध यज्ञ। नाग शासक Bharsiv ने 10 बार अश्वमेध यज्ञ किया।
अश्वमेध यज्ञ किया। थर्ड, ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस came in the court of पुष्यमित्र शुंग। ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस पुष्यमित्र शुंग के दरबार में आया था। ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस पुष्यमित्र शुंग की दरबार में आया था। चूज करेक्ट स्टेटमेंट, सत्य कथन का चयन करें। A1 and 2, B2 and 3, C1 and 3 and D1, 2 and 3. A1 and 2, B2 and 3, C1 and 3 and D1, 2 and 3. बन गई सरकार। ए, एक मिनट, ए आप ये हो, हाँ दिखा था आपका ऊपर। बी, सी, डी। फर्स्ट स्टेटमेंट, मालवा संवत को का प्रारंभ यूनानियों के द्वारा किया गया। ये गलत है। नेक्स्ट, नाम शासक भारतीय ने 10 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। ठीक है, ये सही है। ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस पुष्यमित्र शुंग के दरबार में आया था। ग्रीक राजदूत मैक्सिमम आप लोगों ने इसमें लगाया है। ग्रीक राजदूत पुष्यमित्र शुंग के दरबार में आया था क्या? भागभद्र के दरबार में, भागभद्र के दरबार में नहीं है तो बना सकते थे ना हम। ये तो मैं देता हूँ ऑप्शन आपको कि आप अपना ऑप्शन बना सकते हैं। मालवा संवत स्टार्टेड बाय विक्रमादित्य, अननोन रूलर थे विक्रमादित्य। नहीं विक्रमादित्य नहीं, विक्रमादित्य अभी करेंगे हम लोग। अभी इन सब चीजों को हमें करना है। हाँ जी वही है, मालवा संवत या विक्रम संवत, दोनों एक ही। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक क्रम में व्यवस्थित करें। एक क्रम में व्यवस्थित करें। फर्स्ट मिनांडर, मिनांडर हिंदी में मिलिंद, मिलिंद। सेकेंड पुष्यमित्र शुंग, सेकेंड पुष्यमित्र शुंग, शुंग। थर्ड रुद्रा दमन, थर्ड रुद्रा दमन, हाँ वो भी रुद्र दमन। एंड फोर्थ गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये कर लोगे? गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। अगर आप में से कोई करना चाहता है तो बता सकते।
और नहीं तो हम थोड़ी देर के बाद पढ़ ही डालेंगे इसे। अगर आप किसी को करना है बता सकते हो, डरना नहीं है। गलत तो हम इंसान हैं तो गलतियां होती ही। 2 1 3 4 सबका आंसर यही है। 2 आंसर आए, आपका है 2 3 4 आपका है। यस, अरे वाह, 4 पहला है। हाँ हाँ जी, 4 3 से पहले आएगा। चाय मंगाऊं आपके लिए? कई बार आप ये फील कराते हो कि मैं कितना बोरिंग पढ़ाता हूं। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं बस मुझे ज्यादा खुश मत करो, है ना? ज्यादा खुश में कहीं मैं ढेर हो जाऊं तो बस थैंक यू। तो इसमें देखो हम अभी डिस्कस करेंगे इन चीजों को, है ना? इन चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक मैप यहाँ पर मैंने बनाया है, टूटा फूटा सा, है ना? मैं मैप कभी अच्छा नहीं बना पाया आज तक लाइफ में, तो खतरनाक सा मैप एक मैंने बनाने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए। अब भावनाओं को समझना है ना? सिर्फ भावनाओं को समझना है। और हमारा जो टॉपिक है वो है लेटर मॉडर्न एज, मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक इंडिजीनियस स्टेट और फॉरेन इन्वेजन। यहां पर बड़ी मात्रा में फॉरेन इन्वेजन हुआ था, कई सारे। तो यहां पर हमारे पास 2 पार्ट है, इंडियन स्टेट एंड फॉरेन इन्वेजन, विदेशी आक्रमण। भारतीय राज्य, इंडियन स्टेट एंड फॉरेन इन्वेजन, विदेशी आक्रमण। हाँ जी, मौर्योत्तर काल डाल दो। मौर्योत्तर काल में जो घटनाएं इंसिडेंट हो रही हैं उसमें हमने देखा कि मौर्य डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, और मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद 2 तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक तो इंडिजीनियस स्टेट, भारतीय राज्य, यहाँ के राज्य, और दूसरा फॉरेन इन्वेजन। अब अगर भारतीय राज्य की बात करते हैं तो इसमें पहला है हमारा सुंग। पहला हमारा सुंग है। सुंग के बाद आ जाएंगे कण्वा। सुंग के बाद कण्व, KANVA, कण्व। कण्व के बाद सातवाहन। सुंग, कण्व एंड सातवाहनास, ये 3 मेन राज्य हैं। इसके अलावा कई छोटे छोटे राज्य और भी हैं, कई सारे और भी छोटे छोटे राज्य हैं। एक चीज ध्यान रखना है कि भारत में हमेशा से मोनार्की और रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट रहा। यहाँ पर भी मोनार्की भी है और रिपब्लिक सिस्टम भी है। कई सारे रिपब्लिक नेशंस भी हैं इस समय पर, लेकिन रिपब्लिक बहुत छोटे छोटे, उसके कंपैरिजन में राजतंत्र बहुत बड़े बड़े हैं। 3 सुंग, कण्व, ये दोनों सुंग और कण्व उत्तर भारत से रिलेटेड है, नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड है। सातवाहनों का राइज साउथ इंडिया में हुआ, तो सातवाहनास। अब इसी समय भारत पर कुछ फॉरेन इन्वेजन हो रहे हैं। पहला इन्वेजन जो हुआ है वो इंडो ग्रीक ने किया है। इंडो ग्रीक्स हैं, ये ग्रीक हैं, इन्होंने ग्रीक पे और भारत पे एक समय में रूल किया है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं इंडो ग्रीक। पहला इंडो ग्रीक, दूसरा शक। बीच में एक और आएंगे पार्थियंस। तो पार्थियंस को हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए, उनका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इंडो ग्रीक के बाद सकास, और शक के बाद कुशानास। इंडो ग्रीक के बाद शक और शक के बाद कुषाण, और कुषाण के बाद हून। ये हून जो होंगे वो गुप्त काल में आएंगे, ध्यान रखना, यहां नहीं आएंगे, है ना? ये हून जो होंगे वो गुप्त काल में आएंगे। हाँ जी, ये हून
जब गुप्त काल के पतन का एक कारण हुनों का आक्रमण भी रहा है ना, लेकिन इसलिए मौर्य डायनेस्टी के पतन का कारण आक्रमण नहीं रहा, विदेशी आक्रमण नहीं रहा। मौर्य डायनेस्टी के पतन के बाद से विदेशी आए हैं यहाँ पर भारत के अंदर। तो इन सब ने भारत पर रूल किया है। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, इसमें कई बार हमारे समझ में नहीं आता है कौन कब कहां। इनको अच्छी तरह से समझने की जरूरत होती है। देखो आप देखोगे कि सुंग डायनेस्टी, ये सबसे पहली डायनेस्टी। एक ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इसमें, तो सबसे पहला जो इसमें है वो है सुंग। पहला है यहां पर सुंग का जब डिक्लाइन हो रहा है ना, सुंग का जब पतन हो रहा है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, उत्तर पश्चिम से इंडो ग्रीक आ रहे हैं। जब सुंगों का पतन हो रहा है, आप देखोगे हम आगे पढ़ेंगे कि पुष्यमित्र सुंग ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ, और उनका घोड़ा घूमता घूमता नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में चला गया और वहां पर किसी ने उसे पकड़ लिया। पता चला किसने पकड़ा उसे, तो इंडो ग्रीक्स ने पकड़ लिया, है ना। तो इसका मतलब है कि सुंग का डिक्लाइन हो रहा है और इंडो ग्रीक्स आ रहे हैं भारत के अंदर। अब सुंग का जब डिक्लाइन हुआ है, तो उस समय भारत में, सुंग के डिक्लाइन के बाद भारत में जो डायनेस्टी आई है वो आई है कण्वा। देखो ये दोनों साथ साथ होंगे, भारत के इस वाले पार्ट में कण्वा होंगे और इधर वाले पार्ट में यहां से यहां तक इंडो ग्रीक्स होंगे, है ना। ये 1 by 1 ये दोनों एक साथ आप इसे मान सकते हो। अभी हम जब पढ़ेंगे तो और चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। अगर भारत के अंदर की बात करते हैं तो सुंग के बाद कण्वाएं, है ना। भारत के अंदर की बात करते हैं तो सुंग के बाद कण्वाएं हैं, लेकिन दोनों चीजें एक साथ हो रही। जब यहां पर सुंगों का डिक्लाइन हो रहा है तो यहां से आ गए हैं इंडो ग्रीक, और सुंगों का डिक्लाइन हुआ तो यहां आ गए कण्वास, है। तो यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इंडो ग्रीक्स, और इधर पाटलिपुत्र वाले पार्ट में कण्वास। इसके बाद सातवाहन, है ना। इसके बाद है सातवाहन। लेकिन ध्यान रखना है हमारे कि जब यहां पर सातवाहन साउथ इंडिया में, जब सातवाहन यहां पर रूल कर रहे हैं, उसी समय यहां पर शकों ने इंडो ग्रीक को रिप्लेस कर दिया है ना। साउथ इंडिया में सातवाहन है और यहां पर जो इंडो ग्रीक्स हैं, इंडो ग्रीक को किसने रिप्लेस किया? शकों ने रिप्लेस किया। तो यहां पर ये 3, तो ये भी 3। मैं पहले पूरा कर देता हूं फिर आपको बताता हूं फिर से एक बार, है ना। और सबसे लास्ट में इसे हम रखेंगे 4 और इसे 5। देखो इस समय ये जो हमारा चाइना वाला पार्ट है, यहां पर एक इंसिडेंट हो रही है, घटना हो रही है। वो घटना क्या है? इन हूनों का मूवमेंट, है ना। ये जो हून है, ये इनका मूवमेंट हो रहा है। इनकी एक आदत है, ये सब क्या है, ये जो है, ये सारे के सारे यहां से यहां तक इन तीनों की बात कर लो, सकास, यूची और हुनाज, ये तीनों ट्राइबल कम्युनिटी, जो तिब्बत वाला रीजन जो हमारा पर है, भारत से ऊपर, है ना, भारत से ऊपर वाला जो रीजन है, यहां पर ये बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी, और इधर हमारा है चाइना, यहां पर हमारा चाइना। अब हून क्या करते हैं? ट्राइबल कम्युनिटी होती है। हमने बरसों से पढ़ा है कि ट्राइबल कम्युनिटी जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है। क्यों? इन सर्च ऑफ फूड एंड फॉडर, खाना और चारागाह की तलाश में। तो ये क्या होता है, जब भी इनका खाना खाने का मन होता है, भूख लगती है, तो यहां से ये चाइना की तरफ निकल जाते हैं। भूख लगी तो चाइना की, आज चाइना जो बहुत बड़ा है, उस समय उतना नहीं था वो, है ना, उससे छोटा एरिया था उसका। तो जब भी उनका मन हुआ, खाने की कमी हुई, चाइना की तरफ निकल गए। और जब चाइना की तरफ निकल गए तो चाइना वाले बहुत परेशान है, चाइना में जो मोनार्की है वो बहुत परेशान है। तो उन्होंने क्या किया, हूनों से बचने के लिए एक वॉल बना दी, है ना। हूनों के अटैक से बचने के लिए एक वॉल बना दी, कई सारे रूलर्स ने मिलकर ये वॉल बनाई। अब इस वॉल के बनने से क्या हुआ, हूनों का जो मूवमेंट चाइना की तरफ होता था, अब वो बंद हो गया। अब इनका मूवमेंट जो होगा वो वेस्ट की तरफ होगा, इधर, है ना, इनका मूवमेंट वेस्ट की तरफ होगा। और देखो ये सारी कम्युनिटी अब आगे की तरफ, मैं पीछे से आप अगर धक्का दोगे तो आगे वाला क्या करेगा, आगे वाले को धक्का देगा, है ना। यहां से उसको धक्का दिया, वहां वाले ने उसको धक्का दिया, तो इन सारे का वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। म्यूजिक वो जादू है ना। तो
इन सबका मूवमेंट वेस्टवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। अब वेस्टवर्ड डायरेक्शन में यहां पर देखो, ये इधर की तरफ ना जाकर ये इंडो ग्रीक्स भारत की तरफ आएंगे, है ना, इंडो ग्रीक्स जो भारत की तरफ आएंगे। अब ये सारी की सारी डायनेस्टी वन बाय वन, ये सारे के सारा डायनेस्टी नहीं है, ये सारी की सारी जो ट्राइबल कम्युनिटी, ये ट्राइबल नहीं है, ध्यान रखना है, ये बाकी 3 ट्राइबल्स जनजातियां हैं। तो ये सब क्या होंगे, ये सब इनको कहीं पूरी दुनिया में कहीं भी जाने की इनको जगह ही नहीं मिलती है। इनको दिखता है कि सबसे सेफ जगह भारत में है ना, पूरी दुनिया के लोग सेफ जगह पर घूमते घूमते आ जाते हैं, है ना। तो ये सब के सब इंडो ग्रीक आएंगे, फिर इंडो ग्रीक को रिप्लेस करेंगे सकाज, इंडो ग्रीक के बाद सकाज, फिर उसके पीछे यूची, है ना। इसी यूची को हम कहते हैं कुषाण, है ना। यूची एक कबीला है, ट्राइब है ना, उसी का एक हिस्सा है क्यूशान, या हम उसे भारत में कहते हैं कुषाण। तो यूची को ही हम कुषाण कहते हैं। तो उसके बाद यूची और सबसे लास्ट में ये हून। इसीलिए एक पार्ट मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था, कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि जैसे चाइना के राजा ने फॉरेन इन्वेजन से बचने के लिए वॉल बना दी, उस तरह का काम भारत में मौर्यन डायनेस्टी ने नहीं किया। अगर किसी ने वॉल बना दी होती, कुछ हिस्टोरियन ऐसे जो बकलोल टाइप के हिस्टोरियंस होते हैं, है ना, वो ऐसी बात कहते हैं। तो इसको आप समझ सकते हो कि भारत के नॉर्थ वेस्ट में कोई हमारी कभी बाउंड्री ही नहीं थी, कोई सीमा ही नहीं थी, और हमारी नेचुरल बाउंड्री थी हिंदू कुश रीजन, है ना, हिंदू कुश माउंटेन। हमेशा से हिंदू कुश को हमने नेचुरल बाउंड्री माना। तो नेचुरल बाउंड्री भारत के, और कौन इतने दूर की, भारत में थोड़ी ये भी एक कमी है, कोई इतने दूर की सोचने वाला नहीं है ना। तो जो भी है, ये सारे लोगों ने भारत के ऊपर 1 बाय 1 इन्वेजन किया। तो एक बार ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं, इनको एक क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। इंडो ग्रीक के बाद सकाज, कुशानाज और हुनाज। अब तो ये तो बाहर वाले हैं, अंदर वाले, अब इन सब ने मिलकर भारत पर रूल किया। लगभग कहानी हमारी है 187 बीसी की, याद करने की ये डेट जरूरत नहीं है। लगभग 187 बीसी में माना जाता है कि मौर्यन डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, और उसी समय भारत में सुंग डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई। तो सुंग के बाद जो डायनेस्टी भारत में, सुंगों का जब डिक्लाइन हुआ तो कण्व आएंगे, और कण्व का जब डिक्लाइन होगा तो सातवाहन आ जाएंगे। ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में इंडिजीनियस जो डायनेस्टी है, उसी समय बाहर से फॉरेन इन्वेजन हो रहे हैं। तो सुंग डायनेस्टी का जब डिक्लाइन हो रहा है, तो नॉर्थ वेस्टर्न से इंडो ग्रीक्स आ रहे हैं। तो डिक्लाइन है सुंग का, और इंडो ग्रीक का इन्वेजन हो रहा है। यहां पर ये इंडिया के अंदर सुंग डायनेस्टी का डिक्लाइन होगा, बाहर से इंडो ग्रीक आएंगे। इंडिया के अंदर भी तो कुछ इंसिडेंट होगी, कुछ घटनाएं होगी। तो इंडिया के अंदर जब सुंग का डिक्लाइन होगा तो कण्व आ जाएंगे, है ना, कण्वाज। तो देखो इंडो ग्रीक यहां से यहां तक होंगे, लगभग मथुरा तक। इंडो ग्रीक के सिक्के मथुरा तक मिले, है ना। तो इंडो ग्रीक यहां से यहां, इधर कोई ना कोई तो चाहिए, होना चाहिए। इधर कौन है, कण्वाज। साउथ में कुछ छोटे छोटे राज्य, उनके बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो इसलिए सुंग, कण्वा, इंडो ग्रीक। अब सुंग और कण्व के बाद जो तीसरी डायनेस्टी है वो सातवाहन है। यहाँ सातवाहन, सातवाहन की कहानी क्या है? सातवाहन साउथ इंडिया में, और नॉर्थ में कौन होंगे? तो नॉर्थ में शक। ये समकालीन है। हम देखेंगे कि सातवाहनों के और शकों के वैवाहिक संबंध होंगे, है ना। तो क्या होगा, इंडो ग्रीक को यहां से शक आ गए, शकों ने इंडो ग्रीक को रिप्लेस कर दिया। इंडो ग्रीक को शकों ने रिप्लेस किया, और शक है नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में नहीं कह सकते, आप कहते हो वेस्ट इंडिया में, पश्चिमी भारत में। पश्चिमी भारत में शक है, और दक्षिण में सातवाहनाज। और फिर पीछे से कौन आएंगे? ये यूची, कुषाण वाले। कुषाण वालों ने क्या किया? शकों को रिप्लेस नहीं किया है, ध्यान रखना है, शकों को रिप्लेस नहीं किया है। शकों का एरिया थोड़ा सा सिमट गया है, ये गुजरात वाले पार्ट में रह गए। आगे हम पढ़ेंगे गुप्त काल में। गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को लास्ट हराया था, है ना। तो शक जो अभी आए हैं, शक बाहर से आने वाली जो ये कम्युनिटीज है, उनमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो सबसे लंबे समय तक किसने रूल किया है? तो शकों ने। ये सेंट्रल एशिया से आप कह सकते हो, ईस्ट एशिया से आए, है ना। तिब्बत वाला जो एरिया है, यहीं पर ये सारी ट्राइबल कम्युनिटी रह रही। तो इन्होंने लगभग आप देख, शकों ने लगभग 500 साल तक रूल किया भारत के ऊपर, है ना। शकों ने, उनका एरिया छोटा हो गया, ये गुजरात वाले पार्ट में रह गए थे। तो ये भारत की एक छोटी सी स्टोरी है
लेटर मौर्यन एज। ठीक है, ये क्लियर है आपका। अब इनमें से सारी डायनेस्टीज को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला जो होगा हमारा होगी सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर है पता नहीं आपको, पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग ने बृहद्रथ को मारा और अपनी डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर ली 187 बीसी, 187 ईसा पूर्व। अब पुष्यमित्र सुंग के बारे में 3-4 चीजें। पहली चीज कि उन्होंने अपनी कैपिटल चेंज करी, या आप कह सकते हो सेकेंड कैपिटल बनाई। किसको? विदिशा को। विदिशा को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। पहली चीज उनकी कैपिटल। विदिशा कहां है? मध्य प्रदेश, मॉडर्न मध्य प्रदेश। विदिशा को उन्होंने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र। दूसरी इंपोर्टेंट चीज, उनकी कोर्ट में एक स्कॉलर रहते थे जिनका नाम था पतंजलि। पतंजलि ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है महाभाष्य, प्राकृत बुक। ये ध्यान रखना है, पतंजलि ने प्राकृत बुक महाभाष्य। महाभाष्य लिख लो, महाभाष्य। पतंजलि lived in the court of पुष्यमित्र सुंग, a great scholar पतंजलि। कई बार इन सारे स्कॉलर्स को क्रोनोलॉजिकल अरेंज करना पूछ लिया जाता है ना, तो ये भी ध्यान दिया, बुक्स को क्रोनोलॉजिकल अरेंज करना। तो पतंजलि ने महाभाष्य बुक लिखी, प्राकृत बुक। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुष्यमित्र सुंग परफॉर्म्ड 2 अश्वमेध यज्ञ। पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया एंड पतंजलि वाज प्रीस्ट। पुष्यमित्र सुंग परफॉर्म्ड 2 अश्वमेध यज्ञ। पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। इस यज्ञ में पतंजलि उनके पुरोहित। पतंजलि वाज प्रीस्ट इन दीज यज्ञ। पतंजलि इन यज्ञों में पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित थे। मतलब सिंपल थोड़ी सी चीज है कि अगर अश्वमेध यज्ञ होगा तो कोई ना कोई है ना उसे परफॉर्म करवाएगा। किसने परफॉर्म करवाया? पतंजलि ने। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पुष्यमित्र सुंग के राजा बनने से यज्ञ परफॉर्म हो रहा है। इसका मतलब है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस आगे आकर ये कहने वाले हैं कि दिस इज द पीरियड ऑफ रिवाइवल ऑफ वैदिक रिलीजन। यहां से वैदिक रिलीजन का, वैदिक धर्म का पुनर्उदय हो रहा है ना, रिवाइवल हो रहा है, वैदिक रिलीजन का रिवाइवल हो रहा है यहाँ पर। और कई बार हिस्टोरियन, जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया था, कई बार हिस्टोरियन पुष्यमित्र सुंग के रिवोल्ट को ब्राह्मणिकल रिएक्शन भी कहते हैं, ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया। हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। मौर्य डायनेस्टी के लास्ट किंग बृहद्रथ को पुष्यमित्र सुंग ने मारा। पुष्यमित्र सुंग ब्राह्मण, इसलिए कुछ लोग इसे ब्राह्मणिकल रिएक्शन कहते हैं, ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया अगेंस्ट मौर्यंस। क्योंकि मौर्यंस ने क्या किया था? बुद्धिज्म को या अलग सेक्ट को ज्यादा सपोर्ट किया था। इस वजह से अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस महाभाष्य। अब अश्वमेध यज्ञ करोगे आप, हर कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप अश्वमेध यज्ञ करोगे तो आपका वो जो रिचुअल है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। कौन सा रिचुअल? घोड़े को आप फ्री करोगे, जाने दोगे कुछ सैनिकों के साथ, है ना। अश्वमेध यज्ञ का तो यही मतलब बनता है, वो घोड़ा जो होता है सब जगह से घूम घूम के आएगा और फिर उस घोड़े को सैक्रिफाइस दी जाएगी, बलि दी जाएगी, है ना। यही अश्वमेध यज्ञ का यही रिचुअल होता है। अब वो घोड़ा जो है वो घूम के पूरे भारत में जहां जहां भी घूमने के लिए गया, जब वो वेस्टर्न पार्ट में घूमने के लिए गया है तो वहां पर उस घोड़े को किसी ने पकड़ लिया, है ना, किसी ने पकड़ लिया। तो पुष्यमित्र सुंग ने सोचा क्या करें, तो पुष्यमित्र सुंग ने अपने ग्रैंड सन, उसका ग्रैंड सन है ज्येष्ठ मित्र, ज्येष्ठ
ज्येष्ठ होता है ना बड़ा, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मित्र डिफीटेड इंडो ग्रीक्स, उन्होंने ज्येष्ठ मित्र ने इंडो ग्रीक को हराया। इंडो ग्रीक ने ही इस घोड़े को कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया था। तो पुष्य मित्र सुंग के ग्रैंडसन ज्येष्ठ मित्र ने इस घोड़े को फ्री करवाया। इसे ज्येष्ठ मित्र रेस्क्यूड द sacrificial horse from Greeks, rescued the sacrificial horse from Greeks after a fight on the bank of Indus river। ये ध्यान रख लेना है हमें, इंडस रिवर के किनारे। इसका मतलब है, ये बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है, इसका मतलब है कि पुष्य मित्र सुंग की बाउंड्री इंडस रिवर तक, नॉर्थ वेस्ट में इंडस रिवर सिंधु नदी तक। Sacrificial horse, Jasmitra rescued the sacrificial horse from Crete after a fight on the bank of Indus river। अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनदेव, धनदेव के अयोध्या अभिलेख, धनदेव के अयोध्या अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ये जो अश्वमेध यज्ञ हुआ और ये घोड़े को रेस्क्यू किया गया वहां से, ये इंफॉर्मेशन हमें एक अभिलेख से मिलती है, जो अभिलेख धनदेव, इसी डायनेस्टी से रिलेटेड है। धनदेव के अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनदेव tells about these wars and rituals, this war and rituals। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से हमें इस लड़ाई और अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुष्य मित्र सुंग की एक लड़ाई कलिंग के रूलर से भी हुई है ना। कलिंग का जो रूलर है, एक ब्रिटिश ऑथर है, बकलोस ऑथर है ना, कई बार मैं उसका नाम लेता हूँ, ये सही में बेकार का ऑथर है, स्मिथ नाम सुना होगा, स्मिथ है ना, जब कभी कुछ भी उल्टी उल्टी बातें बोल देता है। तो स्मिथ का कहना है कि कलिंग का रूलर खारवे डिफीटेड रूलर ऑफ मगध, वो नाम नहीं बताता, वो नाम उसने बताया है कि कलिंग के शासक खारवेल ने मगध के एक राजा को हराया था। उस राजा का नाम स्मिथ कहता है बृहस्पति, BRAHASPATI। एक लाइन यहां पर हम लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्मिथ के अनुसार कलिंग रूलर खारवेल, अकॉर्डिंग टू स्मिथ कलिंग रूलर खारवेल, स्मिथ के अनुसार कलिंग का शासक खारवेल डिफीटेड बृहस्पति किंग बृहस्पति, कलिंग के शासक खारवेल ने राजा बृहस्पति को हराया। हाँ जी, कलिंग के शासक खारवेल ने राजा बृहस्पति को पराजित किया। नहीं, अभी मैं आपको बताता हूं, एक आगे की लाइन फिर आपको समझ में आ जाएगा। बृहस्पति इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज पुष्यमित्र, बृहस्पति की पहचान पुष्यमित्र से हुई है। बृहस्पति की पहचान पुष्यमित्र से हुई है। तो हमें एक और इंफॉर्मेशन यहां से मिलती है
है ना। कुछ क्वेश्चन कई बार यूपीएससी वाले बोलते हैं 4 राजाओं का नाम दे देंगे, पूछ देंगे कौन कंटेम्पररी है या कौन कंटेम्पररी नहीं है। जिसका मतलब ये है कि कलिंग का राजा जो खारवेल है वो और पुष्यमित्र शुंग कंटेम्पररी है। इसका मतलब है यहाँ पर हमारा उड़ीसा में एक राज्य था खारवेल का राज्य, है ना। खारवेल का बहुत ही इंपोर्टेंट एक इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, है ना। तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये पुष्यमित्र शुंग राजा बना, उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी। कहां करी आपने देख लिया। पुष्यमित्र शुंग की कोर्ट में पतंजलि थे, अश्वमेध यज्ञ हुआ हमारा, घोड़े के बारे में जो लड़ाई हुई वो सारी चीजें हमारी है यहाँ पर, और कलिंग के साथ उसकी एक बैटल हुई, उसकी एक फाइट हुई। एक लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कि ही डिड नॉट पुट एनी बिग टाइटल, इसने कोई बड़ी उपाधि नहीं दी। पुष्यमित्र शुंग ने कोई बहुत बड़ी उपाधि नहीं दी। ही कॉल्ड हिमसेल्फ सेनानी, वह अपने आप को सेनानी कहता है। पुष्यमित्र शुंग ने कोई बहुत बड़ी उपाधि नहीं दी, वह अपने आप को सेनानी कहता है। ये पुष्यमित्र शुंग के बारे में कुछ छोटी मोटी इंपोर्टेंट चीज थी। कुछ He called himself सेनानी, वह अपने आप को सेनानी कहता है। सेनानी मतलब सेनापति, सेना का हेड ऑफ द मिलिट्री। इसके बाद जो राजा बनता है उसका नाम होता है अग्निमित्र। अग्निमित्र अब अग्निमित्र ने क्या किया और क्या नहीं किया इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन, सिर्फ एक, कि ही वाज द एक्टर ऑफ कालिदास बुक मालविकाग्नि मित्रम। वह कालिदास की पुस्तक मालविकाग्नि मित्रम का नायक। मालविकाग्नि मित्रम, वह कालिदास की पुस्तक मालविकाग्नि मित्रम का नायक। मालविकाग्नि मित्रम ये एक लव स्टोरी है जिसमें अग्निमित्र और मालविका की स्टोरी। अग्निमित्र और मालविका। मालविकाग्नि मित्रम, अग्निमित्र और मालविका। नायक एक्टर लिखेंगे ना, नायक वो नायक है और मालविका नायिका। हीरो हीरो अभिनेता। आप सिंपल लिखो कि उसका नायक, उसका हीरो बाद में बोल मतलब समझ में आ रहा है ना। छोड़ दो कौन, बस समझना है हमें। बस इतनी चीज है हमें अग्निमित्र के बारे में। अग्निमित्र के बाद जो नेक्स्ट पर्सन बनते हैं राजा, उनका नाम होता है भागभद्र। देख लो एक चीज ध्यान रखना है आपको। अब मैं नेक्स्ट राजा कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वो पुत्र है, उसका वो पुत्र है। बीच में और भी कई सारे रूलर्स हुए हैं, है ना। तो कहीं ऐसा आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन की भागभद्र वॉज सन ऑफ अग्निमित्र, ये नहीं है। हम सिर्फ इंपोर्टेंट रूलर्स को पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट रूलर है उनका नाम है भागभद्र। या कई बार इन्हें भागवत शुंग भी कहा गया है। भागभद्र और भागवत शुंग। तो इनकी कोर्ट में वो व्यक्ति आया था ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस। एक एक लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस। Heliodorus was inspired by Bhagavad religion. Heliodorus भागवत धर्म से प्रभावित था। Heliodorus was inspired by Bhagavad religion. Heliodorus भागवत religion से प्रभावित था।
एंड बिकम अ फॉलोअर ऑफ भागवत रिलीजन, तथा भागवत धर्म का अनुयायी बना। हेलियोडोरस भागवत धर्म से प्रभावित था तथा उसका अनुयायी बना। इंस्पायर्ड बाय भागवत रिलीजन एंड बिकम अ फॉलोअर। He took भागवत टाइटल, उसने भागवत की उपाधि ली। And established a flag, फ्लैग को हम कहते थे गरुड़ ध्वज, है ना, ब्रैकेट में आप गरुड़ ध्वज लिख सकते हो उसे। established a flag in the honor of God Vasudev in Vidisha। उसने in the honor of God Vasudev, वह भागवत, उसने भागवत की उपाधि ली तथा वसुदेव के सम्मान में विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना करवाई। वसुदेव वो ऐसा सिंपल कहानी है ना, देखो वो आया यहाँ पर, उसने देखा कि यहाँ पर एक कम्युनिटी है ना। अब इसका मतलब ये है, यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि जो वसुदेव भगवान है, जिन्हें हम बाद में कृष्ण भी कहेंगे, वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और इतने पॉपुलर हो रहे हैं कि बाहर से भी लोग आकर उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, उनसे प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने उनके सम्मान में विदिशा में एक पिलर बनवाया, उसे कहते हैं बेस नगर पिलर, है ना, उसे हम कहते हैं बेस नगर पिलर। तो बेस नगर पिलर पे एक फ्लैग लगवाया जिसे हम कहते हैं गरुड़ ध्वज। तो वो जो है भारत आया, वो भागवत रिलीजन से बहुत ज्यादा प्रभावित है। भागवत रिलीजन के जो गॉड है उनका नाम है गॉड वसुदेव। वसुदेव से वो बहुत प्रभावित है, उसने भागवत की टाइटल भी ली है और वसुदेव का अनुयायी भी बना है। और वसुदेव के सम्मान में विदिशा या बेस नगर में उसने एक गरुड़ ध्वज की स्थापना करवाई। तो विदिशा को ही बेस नगर कहते हैं, बेस नगर। And the last king of this dynasty was देवभूति। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति, इस वंश का अंतिम शासक देवभूति, देवभूति, इस वंश का अंतिम शासक देवभूति। देवभूति का सेनापति था जिसका नाम था वसुदेव। वसुदेव commander of Devbhuti killed Devbhuti and established Kanva dynasty। वसुदेव देवभूति के सेनापति वसुदेव ने देवभूति की हत्या की तथा कण्व वंश की स्थापना की। established Kanva dynasty, कण्व वंश की स्थापना। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, 4 राजाओं का नाम दिया था जो कण्व डायनेस्टी से रिलेटेड थे, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण एंड सुशर्मन। ये 4 रूलर हैं कण्व डायनेस्टी। वसुदेव, लिख लोगे वसुदेव, भूमिमित्र, इसको तो मिटा ही देगा, इधर लिख लेते हैं कोने। वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन। SUSS याद है हमें, नारायण को लिखे जाते, सुशर्मन। सर ये किससे रिलेटेड है? हाँ जी, क्वेश्चन जो
यूपीएससी में क्वेश्चन था, ये 4 नाम थे जो क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना। सभी लास्ट वाले पर भी सुशर्मा, सुशर्मा, SUSHERMAN, शर्मा। और ये जो कण्व डायनेस्टी थी, इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। कण्व डायनेस्टी की कैपिटल पाटलिपुत्र। हाँ जी, वासुदेव के समय। तो सोंग डायनेस्टी में 4-5 रूलर हैं जिनके बारे में छोटी छोटी कहानियां हैं। कण्व डायनेस्टी में ये 4 रूलर हैं जिनके बारे में कोई कहानी नहीं, कोई स्टोरी नहीं। इसके बाद जो हमारी तीसरी इंपोर्टेंट डायनेस्टी है वो है सातवाहन। सातवाहन 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 सबसे इंपोर्टेंट चीज। सातवाहन कौन? कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं है ये कौन थे। लेकिन इनके सबसे पुराने जो अभिलेख वो हमें नासिक से मिले, है ना। नासिक, जिसे हम नासिक इंस्क्रिप्शन कहते हैं। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ सातवाहनास, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ सातवाहनास has been found on a rock, has been found on a rock in Nasik district of Maharashtra। सातवाहनों का सबसे पुराना अभिलेख महाराष्ट्र के नासिक जिले से प्राप्त होता है। दिस इज नोन एज नासिक इंस्क्रिप्शन। इसे नासिक अभिलेख कहा गया है। इस इंस्क्रिप्शन में जो डेट है वो है 1st सेंचुरी BC, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। नासिक इंस्क्रिप्शन, इसे नासिक अभिलेख कहा गया है ना। अभिलेखों में ये होता है जहां से वो मिलता है उसके नाम पर हम उसे कह देते हैं। तो सबसे पुराना जो अभिलेख है एक पत्थर पे मिला हुआ है उसका, और उसे हम नासिक इंस्क्रिप्शन कहते हैं, जो 1st सेंचुरी BC का। फाउंडर वॉज सिमुक, इसके संस्थापक सिमुक थे। SIMUK, सिमुक, संस्थापक सिमुक थे। और कैपिटल प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान या पैठान, पैठान। प्रतिष्ठान इंग्लिश में लिख लोगे, PRATISHTHAN, PAITHAN, पैठान, पैठान और प्रतिष्ठान। फर्स्ट सेंचुरी BC। सातवाहनों का सबसे पुराना जो अभिलेख में मिला है वो नासिक हिस्ट्री से मिला है, जिसे हम नासिक इंस्क्रिप्शन कहते हैं। उसकी टाइमिंग है 1st सेंचुरी BC। फाउंडर वॉज सिमुक एंड उनकी कैपिटल जो थी वो थी पैठान और प्रतिष्ठान। दूसरे जो किंग हैं हमारे, अभी अमरावती बनाएंगे, अभी बनाएंगे थोड़ी देर में। सेकेंड इंपोर्टेंट किंग जो है उनका नाम है श्री सातकर्णी। श्री सातकर्णी, ध्यान रखना है। श्री सातकर्णी जो है वो सिमुक के सन ऑफ सिमुक। सन ऑफ सिमुक, सिमुक के पुत्र हैं। इन्होंने एक नई कैपिटल बनाई जिसका नाम है अमरावती। अमरावती, इस्टैब्लिश्ड अ न्यू कैपिटल अमरावती।
इन्होंने दक्षिणपति की उपाधि दी। He got दक्षिणपति टाइटल, दक्षिणपति, उन्होंने दक्षिणपति की उपाधि दी। नेक्स्ट जो तीसरे रूलर है उनका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, इनके बारे में 3 चीजें इंपॉर्टेंट। पहली चीज, ही डिफीटेड शक रूलर नेहपान। देखो शक आ गए भारत के अंदर, मैंने बताया था आपको सातवाहन और शक दोनों कड़ी। ही डिफीटेड शक रूलर नेहपान, इन्होंने शक शासक नेहपान को पराजित किया। नेहपान लिख दो, नेहपान को पराजित किया। 8,000 सिल्वर कॉइन, 8,000 silver coins of Nahpan were found from Nasik. 8,000 silver coins of Nahpan were found from Nasik. 8,000 नहपान के 8,000 चांदी के सिक्के नासिक से प्राप्त हुए हैं। नहपान के 8,000 चांदी के सिक्के नासिक से प्राप्त हुए हैं। Which were restruck by गौतमी पुत्र सातकर्णी, which were restruck by गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसे गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा पुनर्चालित किया गया। 8,000 चांदी के सिक्के जो नहपान से रिलेटेड हैं वो नासिक से प्राप्त हुए हैं, जिसे गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा पुनर्चालित किया गया। देखो जो हमारे पढ़ेंगे जो शक होंगे उनके पास सिल्वर बहुत ज्यादा है, चांदी बहुत ज्यादा है ना। शकों ने भारत में ढेर सारे चांदी के सिक्के चलाए। अब जब गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उसे हराया तो हराया और हराकर उसके चांदी के सिक्कों को उठा के ले आया उधर, है ना, और उठा के ले आया और थोड़ा बहुत चेंज करके उसे दोबारा से चला दिया, इशू कर दिया, है ना। नेक्स्ट, गौतमी पुत्र सातकर्णी ऑक्यूपाइड मालवा एंड काठियावाड़। मतलब यहां पर देख लेना, यहां पे एक लड़ाई स्टार्ट हो गई। अब आगे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने यहां पर देखो, यहां पर सकाज होंगे इस जगह पर, है ना। यहां पर ये जो राजस्थान का नीचे का एरिया है, लोअर राजस्थान का वह पार्ट जो यूपी से मिलता है उसे हम कहते हैं मालवा रीजन, है ना, उसे हम कहते हैं मालवा रीजन। तो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है देखो, उसने ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इस पूरे पार्ट को उसने जीत लिया। गौतमी पुत्र सातकर्णी डिफीटेड नहपान एंड कैप्चर्ड मालवा एंड काठियावाड़ रीजन। आगे ये लड़ाई और बढ़ जाएगी। इट इज सेड दैट, यह कहा जाता है कि इट इज सेड दैट द हॉर्सेस ऑफ गौतमी पुत्र सातकर्णी, यह कहा जाता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के घोड़े, इट इज सेड दैट द हॉर्सेस ऑफ गौतमी पुत्र सातकर्णी drank the water of 3 oceans। उसके बारे में भी हम कहेंगे, लेकिन इनके बारे में भी कहा जाता है, उनके बारे में भी हम कहेंगे आगे। दूसरी लाइन थोड़ी सी घूमी फिरी होगी, है ना, वो भी कहेंगे। यह कहा जाता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते थे। ये सिंबल है ना, ये सिंबल है। इस सिंबल का मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब ये है कि अब सातवाहन यहां से लेकर यहां तक रूल कर रहे हैं, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, पूरा का पूरा डेक्कन
अब गौतमीपुत्र सातकर्णी के कंट्रोल में है, इसी वजह से गौतमीपुत्र सातकर्णी को फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ सातवाहन कहा गया। सातवाहनों का पहला महान शासक, फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ सातवाहन, सातवाहनों का पहला महान शासक। मतलब इनके बारे में है ना, इनकी विक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ में देखो, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में कोई इनका कंपेटिटर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्थ में सकार थी, तो इन्होंने सबों को हराया, तो ऊपर में इनकी जो बाउंड्री थी वो कहां, मालवा पहुंच गई और इधर गुजरात पहुंच गई। और ये हमें उनके इंस्क्रिप्शन से ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि उनके घोड़े जो होते थे वो 3 समुद्र का पानी पीते थे। और 3 समुद्र में क्या आ जाएगा हमारा, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी। सर ये एक बार इंग्लिश में रिपीट करते हैं, 3 समुद्र। His horses drank ocean of 3 waters, water of 3 oceans, water of 3 oceans। ठीक है, ओके। नेक्स्ट किंग है वशिष्ठी पुत्र पुलुमाई। अभी इस पर कोई पहले हिंदी लिख रहा हूं। नेक्स्ट किंग है वशिष्ठी पुत्र पुलुमाई, VASHI, SHI वशिष्ठी पुत्र PUTRA, वशिष्ठी पुत्र पुलुमाई, PULUMAYI, वशिष्ठी पुत्र पुलुमाई। अब देखो, अब जब यहाँ पर गौतमीपुत्र सातकर्णी है तो यहाँ पर नहपान है। कई बार कंटेम्पररी के बारे में पूछ लेते हैं। जब यहाँ पर गौतमीपुत्र सातकर्णी है तो यहाँ पर नहपान है। अब गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर जो रूलर आ गया है उसका नाम है रुद्रादमन, है ना, वहां पर रुद्रादमन आ गया है। और इन दोनों के बीच में बैटल हुई जिसमें रुद्रादमन डिफीटेड वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई। A war fought between वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई and सक रूलर रुद्रादमन। वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई और सक शासक रुद्रादमन के बीच एक लड़ाई हुई। सक रूलर रुद्रादमन डिफीटेड सातवाहन किंग इन दिस बैटल। वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई और रुद्रादमन के बीच में एक लड़ाई हुई जिसमें रुद्रादमन ने वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई को हराया। और यहां पर दोनों के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टैब्लिश हुआ। हराने के बाद वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। एस्टैब्लिश्ड मैट्रिमोनियल अलायंस। दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध। देखना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में हमेशा से आप देखोगे कि जो हारने वाला होता है वो अपनी डॉटर या सिस्टर की शादी जीतने वाले की फैमिली में करता है ना। ये हिस्ट्री में हमेशा ऐसा होता रहा है। इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन, जिसमें से एक एक्सेप्शन ये, रुद्रादमन की विक्ट्री हुई थी फिर भी उसने अपनी डॉटर की शादी वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई से, है ना। तो डॉटर ऑफ रुद्रादमन वाज मैरिड विद वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई। ऐसे हिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत ही कम होंगे, 2-3 ही होंगे। रुद्रादमन की पुत्री की शादी वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई से हुई।
नेक्स्ट जो किंग होंगे उनका नाम होगा यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी तो लिख ही लोगे आप लोग। इंग्लिश में लिखेंगे यज्ञश्री, YAJNA, यज्ञश्री सातकर्णी। देखो ये जो लड़ाई स्टार्ट हुई है गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय में, वो 3 जनरेशन तक चलेगी। गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलिमाई एंड यज्ञश्री सातकर्णी, इनकी भी लड़ाई शक रूलर के साथ होगी। यहाँ पर यज्ञश्री सातकर्णी डिफीटेड शक रूलर। यज्ञश्री सातकर्णी डिफीटेड शक रूलर्स। यज्ञश्री सातकर्णी ने शक शासकों को पराजित किया। यज्ञश्री सातकर्णी ने शक शासकों को पराजित किया। एंड रिकवर्ड मालवा एंड कोंकण फ्रॉम सकाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड रिकवर्ड मालवा एंड कोंकण, रिकवर्ड मालवा एंड कोंकण फ्रॉम सकाज, तथा मालवा तथा कोंकण का क्षेत्र शकों से पुनः प्राप्त किया। कोंकण, मालवा और कोंकण, देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि पहले है गौतमीपुत्र सातकर्णी, उन्होंने यहां तक जीता है ना, इस जगह तक मालवा को जीत लिया उन्होंने। फिर आगे हमारे वशिष्ठ पुत्र पुलिमाई, उनकी हार हो गई तो शकों का एक्सपेंशन यहां तक हो गया। कोंकण का रीजन जो है वो गोवा वाला पार्ट है ना, तो इनकी विक्ट्री यहां तक हो गई। भले ही वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए लेकिन विक्ट्री यहां तक है। फिर यज्ञश्री सातकर्णी ने दोबारा से शक रूलर को पराजित किया और दोबारा से इनकी बाउंड्री फिर से यहां तक हो गई। इसलिए यहां पर यह बताया जा रहा है कि उन्होंने दोबारा से प्राप्त किया मालवा और कोंकण का, मतलब कि यहां से इनका एक्सपेंशन, कोंकण वाला तो ये एरिया है नहीं। ये सब देखो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आज तभी यूपीएससी के क्वेश्चन को हमारे टीचर्स कहते थे दिल्ली में कि यूपीएससी में आप देखोगे ऐसे बच्चे एग्जाम से एक दिन पहले है ना, नहीं समझ में आया? आ गया? हमें बचपन से पता नहीं सिखाया गया है ऐसा कि पन्ने पलटने के लिए मोटा लेयर डालो, है ना। मोटा जो नहीं डालते हैं उन्हें खुश होने की जरूरत नहीं। हाँ, सही कह रहे है ना। तो जो ऐसा करते हैं उनके लिए एक सुझाव है, ऐसा ना करें, है ना। ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है। आप कहीं लोगों के बीच कल आप बन जाओगे कुछ, है ना, अब बन जाओगे कुछ। यहाँ आप मान लो आपकी तरह बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कभी कभी ऐसे आ जाओगे, यहाँ बैठोगे, है ना, तो भाई सब बहुत आफत आ जाएगी। तो एग्जाम से एक दिन पहले तक बच्चे फटाफट पलटते रहते हैं पन्ने, उससे कुछ नहीं होता है ना, उससे कुछ नहीं होता है। यूपीएससी में, खासकर यूपीएससी की बात कर रहा हूं, पीसीएस में से थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको सुबह सुबह भी आप पढ़ सकते हो। नहीं, यूपीएससी में आप उसी क्वेश्चन को कर सकते हो जो इधर बैठा हुआ हो, है ना। अगर इधर बैठा हुआ नहीं है तो आप नहीं कर सकते। उसके लिए एक दिन पहले पढ़ना और सुबह सुबह पढ़ना बिल्कुल मतलब ही नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए चीजों को कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम टाइम इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन को आप देखोगे, आप बहुत सारे बच्चे आप में से गए होंगे सॉल्व करने के लिए, एग्जाम देने के लिए। 3 स्टेटमेंट, एक पता है 2 नहीं पता है, 2 पता है 1 नहीं पता है ना। और ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं और यहीं पे हमारे क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। और रॉन्ग होने के बाद हम उधर से मुंह कैसा बना के आते हैं पता नहीं, है ना। और जब हम वहां से आते हुए अगर किसी ने रास्ते में आपसे पूछ लिया कैसा हुआ एग्जाम, बहुत बढ़िया, है ना, और इधर आके आनंद फानंद में कहीं कहीं से निकाल के पर्चे अब मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद 45 राइट और 45 रॉन्ग,
मैं पिछले 7-8 सालों का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। जो बच्चे, ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है लैक ऑफ रिवीजन। मैं थोड़े से टाइम मिलता है मैं तो वीडियो देखता रहता हूँ। एक स्टडी हुई है कि दुनिया के लोगों का जो कंसंट्रेशन टाइम है वो बहुत ही कम होता चला जा रहा है ना। अभी ये सोशल मीडिया के आने से पहले लगभग 2000 की बात करते हैं, है ना, 2000 के आसपास जो कंसंट्रेशन टाइम होता था वो होता था 20 सेकेंड एवरेज, और अभी हमारा कंसंट्रेशन टाइम है 11 सेकेंड। अटेंशन, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अटेंशन आप डाल के देख लो, कितने देर आप रुके रहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी भी पर्टिकुलर। मैंने आपको उसकी कहानी, फोर्ड की कहानी बताई थी, है ना, कि फोर्ड से जब किसी ने, फोर्ड कंपनी के जो थे वो बहुत रिच हो गए, किसी ने उनसे पूछा कि इतने रिच कैसे हो गए आप इतनी जल्दी, तो उन्होंने कहा मैं 5 मिनट तक किसी चीज पे अपने आप को कंसंट्रेट कर सकता हूं, है ना। ऐसा माना जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, जहां पर कंसंट्रेशन होता है वहीं पर आग जलती है, और ये फिजिक्स का नियम है, जहां पर कंसंट्रेशन होगा वहीं पर एनर्जी का फ्लो होगा। आग जलने का क्या मतलब है? एनर्जी का फ्लो हो रहा है, तो जहां पर कंसंट्रेशन होगा वहीं पर एनर्जी का फ्लो होगा, और जब एनर्जी का जहां पर फ्लो होगा वहीं पर रिजल्ट आएगा। तो आप अपने आप को जरा चेक करके देख लेना, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कंसंट्रेट करके देखो कितनी देर आप कंसंट्रेट रहते हो। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट रह पाते हैं? 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 18 सेकेंड, है ना। तो आज सफलता में, हमेशा से सफलता के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही है वो है कंसंट्रेशन। हमारे कंसंट्रेशन की कमी होने की वजह से ही इतने रॉन्ग होते हैं। मतलब क्या, देखो ना, आप हमेशा कहता हूं मैं, 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 10 लाख बच्चे, जिसमें से मान लो कि 5 लाख बच्चे सिंसियर हैं, 5 लाख को बाहर निकाल दो, 5 लाख बच्चे सिंसियर हैं, उसमें से सिलेक्शन हमारा होगा 13,000 बच्चों का प्री में सिलेक्शन होगा। क्या ये जो बाकी के जो 9,87,000 बच्चे हैं, 9,87,000, क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं करी होगी? करी नहीं होगी, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा, कुछ कंसंट्रेशन पढ़ाई का, कुछ कंसंट्रेशन में कमी जो है वो एग्जाम हॉल का प्रेशर, है ना, बहुत खतरनाक होता है हमारा। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने का, इसलिए मेडिटेशन हमेशा से बहुत, बुद्ध को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? 7 साल तक भटकते रहे, 6 साल तक इधर उधर, एक दिन बुद्धि आ गई, कुछ देर मेडिटेशन में बैठ जाओ, है ना, हो गया, वहीं से ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो कंसंट्रेशन हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। कंसंट्रेशन की कमी होने की वजह से ही क्वेश्चन गलत होते हैं। लैक ऑफ रिवीजन एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। रिवीजन बार बार, हम वर्षों पहले हमारे यहाँ किसी ने कहा था, करत करत अभ्यास से जन्म क्षण सुजान, है ना। एक पतली सी रस्सी भी ईंट पे निशान डाल देती है, कुएं पे, है ना, निशान डाल देती है। तो कभी भी आप ऐसा सोचते हो कि हमारा सिलेबस खत्म हो गया हमारा काम, कभी नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपके लिए जरूरी है कि आप किसी भी टॉपिक को तब तक पढ़ो जब तक आप उस टॉपिक को किसी को सुना ना सको। आपने किसी भी टॉपिक को पढ़ा, कोई भी टॉपिक, फंडामेंटल राइट, आपके पास सुनाने की एबिलिटी होनी चाहिए। आर्टिकल 12 ये, आर्टिकल 13 ये, 14 ये, 15 ये, 16 ये, 17, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। ये जब तक आपके अंदर एबिलिटी नहीं होगी तब तक नहीं होगा। तो ढेर सारा रिवीजन करो। एक बार आप, मैं अभी भी डेली मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पता है कि मैं बिना पढ़े हुए पढ़ा सकता हूं, लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती, कोई बीच में एक पॉइंट मिस कर जाता है, कोई एक फैक्ट निकल जाता है इधर से घूमते फिरते, है ना। उस एक फैक्ट से कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन फिर भी ये मैं चाहता हूं कि क्लासेस प्रॉपरली हो, और उसको प्रॉपर बनाने के लिए डेली स्टडी करनी पड़ती है अभी भी, है ना। तो सोचो, मैंने चीजों को, एक टॉपिक को मैंने 500-500 बार पढ़ा है आज यहां तक आकर, 500-500 बार, फिर भी मुझे एक बार उसे पढ़ना पड़ता है कि प्रॉपर तरीके से चीजें चले। तो आप कैसे सोचते हो कि आप एक बार पढ़ के उसे ऐसे ही, तो जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी डेवलप होगी, और उतने क्वेश्चन कम होंगे रॉन्ग, है ना। अभी भी यूपीएससी में देखो 42 जाती है कट ऑफ आउट ऑफ 100 जनरल वाला, है ना, आउट ऑफ 100 42 कट ऑफ जाती है हमारी, और वो भी बच्चे धराशायी हो जाते हैं,
मतलब 9,87,000 बच्चे जो बाहर जाते हैं वो भी 42 क्वेश्चन नहीं कर पाते, है ना। ऐसा नहीं यूपीएससी कट ऑफ बढ़ा रही है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन दे रही है, या तो यूपीएससी का स्टैंडर्ड ऊपर चला गया हो या फिर सोशल मीडिया की वजह से हमारा स्टैंडर्ड नीचे आ गया, दोनों चीजें हो सकती है। मैं जब एग्जाम देता था तो 55 होते थे, हमें करने होते थे, आउट ऑफ 100 55 पे कट ऑफ जाती थी, है ना। और आज देखो कट ऑफ नीचे गिर गिर के 42 पे आ गई। तो वो 42 पिछले साल का, इस बार पता नहीं कितना गया होगा, अभी यूपीएससी वालों ने बताया नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि 40 हो जाए, है ना। सोशल मीडिया ने हमारा ध्यान भटकाया है, यूट्यूब वगैरह वगैरह जो चीजें होती हैं, धड़ल्ले लोग कुछ से कुछ वीडियो बनाते रहते हैं, कुछ से कुछ, है ना। कितनी सारी वीडियोज अवेलेबल होती है, उसमें से कहां ज्ञान है और कहां अज्ञान है और कहां विज्ञान है, ढूंढना बड़ा मुश्किल। तो इसलिए अपने आप को कंसंट्रेट करो। अगर आप वास्तव में कोई बहुत टफ, मैं हमेशा कहता हूं बहुत टफ नहीं है एग्जाम क्वालिफाई करना, बहुत ईजी। सीरियसली दुनिया में मुझे लगता है सबसे आसान है यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना, सबसे आसान। अबे बैंकिंग में जाके देखो 80 कट ऑफ जाती है ना। और अगर कभी यूपी ने ऐसा जॉब निकाल दिया जिसमें है कि एमसीडी नहीं, मतलब झाड़ू लगाने वाली जॉब जो होती है, जहां पर सारे इंजीनियर उधर ही घुस जाते हैं और सारे इंजीनियर उधर घुस के कट ऑफ पहुंचा देते हैं 85। जितने इंजीनियर हैं सब फॉर्म भर देंगे, है ना, और फिर कट ऑफ बढ़ा के कर देंगे वो। तो समझ लो कितना टफ है, और भी ज्यादा। और यहां पर आपका 40 पे सिलेक्शन हो रहा है। तो इसलिए बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, बस हमें कंसंट्रेट करना। सिलेबस भी तो कितना डिफरेंट है। सिलेबस डिफरेंट है, लेकिन हमने ठान लिया है एक बार कि अब करना है। तो क्या सिलेबस, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं, 4 ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है हमें, 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के साथ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, पॉलिटी और इकोनॉमी, गारंटीड सिलेक्शन। 4 सब्जेक्ट मैंने आपको एक दिन बना के बताया था। 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 15 क्वेश्चन पॉलिटी से, 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी इन्वायरमेंट इकोलॉजी से, हो गए 40। लो हो गए सिलेक्शन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली। आप सोच के किसी दिन अच्छे से शांति से कहीं रात में बैठना, है ना, किसी जगह पर अंधेरे में ग्लास लेके, ग्लास में लाल पानी और उजला पानी कुछ भी हो सकता है, ग्लास लेके बैठना और सोचना कि इतनी बड़ी जिंदगी बेकार है अगर हम 40 क्वेश्चन भी ना कर पाए, है ना। फिर वो कचहरी पे नाला है। पहले फ्री को निकालो, हम अभी है ना दिन का 100% फ्री निकालो ना, आप अपने आप एलिट क्लास में आ जाओगे। और जिस दिन ये फीलिंग हुई कि एलिट क्लास में आ गए, बस कुछ करना ही नहीं है उसके बाद। सबसे